राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ जयपुर से मैं सुनीता फुलवारिया। विषय इतिहास, द्वितीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र। इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस में विद्यार्थियों आपका स्वागत करती हूँ। हमारे अध्ययन का टॉपिक है बलबन। बलबन सल्तनतकालीन शासक था। बलबन का कार्यकाल की बात करें तो 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक सुल्तान की हैसियत से उसने कार्य किया। बलबन इल्तुतमिश का दास था तथा इल्तुतमिश ने ग्वालियर जीत लेने के बाद बलबन को खरीदा। अपनी योग्यता के आधार पर ही उसने इल्तुतमिश एवं रजिया के समय अमीर आखूर पद प्राप्त किया। बलबन ने अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरेशियाब वंश का तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया। नासिरुद्दीन महमूद के साथ इल्तुतमिश के शमशी वंश का अंत हुआ एवं बलबन सल्तनत पर अधिकार हो गया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। बलबन ने भी 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान की हैसियत से शासन किया। बलबन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत विचार प्रकट किए। बलबन भी तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। रजिया के समय अमीर शिकार का सदस्य था तथा बहराम शाह के समय अमीर आखूर पद पर तथा अलाउद्दीन मशहूर शाह के समय अमीर हाजिब पद पर था। नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब मामलिकात पद पर था। बलबन ने नवरोज उत्सव शुरू करवाया जो फारसी ईरानी रीति रिवाज पर आधारित था। राजपथ के देवी सिद्धांत को मानता था तथा राजा को पृथ्वी पर नियाबत खुदाई अर्थात ईश्वर की छाया मानता था। अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया। बलबन ने अपने दरबार के नियम साज सज्जा में ईरानी शैली का प्रयोग किया। विद्यार्थियों, हमने आपको बलबन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। बलबन नासिरुद्दीन महमूद के बाद में शासक बना। बलबन की बात करें तो वह तुर्किस्तान के इल्बारी कबीले का तुर्क था। उसका पिता 10,000 परिवारों का खान था। युवावस्था में बलबन मंगोलों के द्वारा दास बना लिया गया। उन्होंने एक दास के रूप में उसे बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। जब ख्वाजा जमालुद्दीन दिल्ली आए तो इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया। इल्तुतमिश ने उसे खास बरदार अर्थात व्यक्तिगत सेवक के रूप में नियुक्त किया। कुछ समय बाद इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी का वह सदस्य बन गया और इस प्रकार वह इल्तुतमिश के बाद के शासकों में विभिन्न पद प्राप्त करता हुआ नायब ममालिकात के पद पर नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नियुक्त हुआ, जिससे बलबन की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। जब बलबन शासक बना तो उसके सामने अनेक समस्याएं थी। पहली समस्या थी तुर्कानी चहलगानी की महत्वाकांक्षा। दूसरी समस्या थी सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करना। तीसरी समस्या मेवातियों एवं राजपूतों का विद्रोह। चौथी समस्या मंगोलों का आक्रमण। पहली और दूसरी समस्याओं का समाधान तुर्कान चहलगानी की शक्ति को तोड़ना अथवा उसका दमन करना था। इसके लिए उसने अनेक कदम उठाए। समस्याओं का समाधान बलबन ने किस प्रकार किया? पहला समाधान उसने तुर्कान चहलगानी की महत्वाकांक्षा का दमन करके किया। बलबन ने चहलगानी के अनेक विद्रोही अधिकारियों की हत्या करवा दी। इसमें उसका भतीजा शेर खां सुनकर भी था।
कुछ अधिकारियों को दिल्ली से दूर भेज दिया। दूसरी समस्या का समाधान, सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा स्थापित की। बलबन ने मुस्लिम राजत्व का सिद्धांत दिया। ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा के लिए जिल्ले इलाही, अल्लाह का देवीय प्रकाश अथवा नियाबत खुदाई, अल्लाह की कृपा जैसी उपाधियाँ धारण की। सुल्तान के पद को पैगंबर के बाद रखा। बलबन के दरबार में शराब पीना, हंसी मजाक करने पर पाबंदी लगा दी। उसने भव्य दरबार का आयोजन किया। दरबार के शिष्टाचार हेतु अमीर हाजिब को कठोर कदम उठाने के लिए कहा। उसने अपने दरबार में सिजदा, घुटनों के बल बैठना, पेबोस, सुल्तान के पाँव को चूमना जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। उसके राजत्व सिद्धांत की मुख्य दो विशेषताएं थी। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया होता है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। इसने शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। मेवातियों एवं राजपूतों के विद्रोह का दमन। मेवाती अजमेर क्षेत्र के आसपास, अलवर क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र था। मेवाती राजपूतों की सहायता से लूटपाट की नीति अपनाते थे, जिससे सल्तनत को आर्थिक हानि तथा कानून व्यवस्था की समस्या से ग्रस्त कर दिया। बलबन ने इसके लिए लौह रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने दिल्ली के बाहर के घने जंगलों को काटकर चारों दिशाओं में 4 किले जलाली, कामपीली, पटियाली और भोजपुर बनाए। इन किलों पर अफगान सैनिकों को नियुक्त किया। चारों दिशाओं से मेवातियों को घेर कर क्रूरतापूर्वक उनका दमन किया। बलबन ने चहलगानी को संदेश देने के लिए अपने कुछ अमीरों जैसे मलिक बकबक को सभी के सामने 100 कोड़े लगाए। मलिक हैबत खां को साधारण से अपराध पर कठोर दंड दिया। इसी प्रकार बंगाल के अभियान में असफल हुए मलिक तारगी, मलिक अमीन खां को दंड दिया। इस प्रकार बंगाल के अभियान में असफल हुए कई अमीरों को कठोर दंड दिया। बंगाल के विद्रोह का समाधान। बलबन के समय तुगरिल खान ने, जो बंगाल का इख्तियार था, बलबन का दास था, ने विद्रोह कर दिया तथा स्वतंत्र हो गया। बलबन ने मलिक अमीन खां को विद्रोह दबाने भेजा। इसके असफल होने पर अमीन खां को दंडित किया। आगे बलबन ने मलिक तारकी को भेजा, जो तुगरिल से मिल गया। बलबन क्रोधित हुआ, स्वयं अभियान किया। बलबन एकमात्र ऐसा अभियान था जब वह दिल्ली से बाहर गया था। बलबन ने क्रूरता से विद्रोह का दमन किया। तुगरिल खां तथा तारगी, उसके वफादारों का सामूहिक कत्लेआम किया। इसके बाद बलबन ने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को बंगाल का इख्तियार बनाया तथा हिदायत दी कि विद्रोह करने पर उसका भी यही हश्य होगा। इस प्रकार उसने विद्रोहियों को एक संदेश दिया कि जो भी सल्तनत में विद्रोह करेगा उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। मंगोलों के आक्रमण का समाधान। मंगोल समस्या के समाधान के लिए बलबन ने दोहरी नीति अपनाई। पहली कूटनीति, दूसरी सैन्य प्रबंध। मंगोल आक्रमण में उपहार सहित अनेक दूत भेजे और मित्रता स्थापित करना चाहिए। दूसरी नीति के अंतर्गत बलबन ने मंगोलों को रोकने के लिए निम्नलिखित किलों पर अपने दोनों पुत्रों को नियुक्त किया। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर के किलों पर बड़े पुत्र मुहम्मद को बड़ी सेना के साथ स्थापित किया। सुनाम व समाना, बठिंडा के किलों पर छोटे पुत्र बुगरा खां को स्थापित किया। इसके बावजूद मंगोल व्यास नदी तक का क्षेत्र जीतने में सफल हो जाते हैं।
1285 में तमर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। इससे शहजादा मोहम्मद मारा गया। बलबन ने मोहम्मद को शहीद ए आजम की उपाधि प्रदान की। बलबन सल्तनत का संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। बलबन ने सल्तनत को संगठित एवं सुचारू रूप दिया था। उसने दीवाने आरिज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की। दीवाने बरीद नामक एक गुप्तचर विभाग स्थापित किया। बलबन की न्यायप्रिय नीति भी महत्वपूर्ण है। बलबन ने न्याय पर अत्यधिक बल दिया। हालांकि उसने रक्त की शुद्धता जैसी नस्लवादी नीति अपनाई तथा प्रशासन में केवल उच्च कुल के तुर्की मुसलमानों को ही शामिल किया, लेकिन आमजन के लिए वह भेदभाव रहित न्याय करता था। क्रूर होते हुए भी जनता में बलबन लोकप्रिय था। बर्नी ने अपने ग्रंथ में बलबन के बारे में लिखा है, जब भी मैं निम्न कुल के आदमी को देखता हूँ तो मेरी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और हाथ तलवार पर चला जाता। ईश्वरीय प्रसाद के अनुसार बलबन उत्तम प्रकार का अभिनेता था। बलबन के काल में जागीरों की व्यवस्था। बलबन ने उन सभी जागीरों की जांच करवाई जो विभिन्न व्यक्तियों की सैनिक सेवा के बदले शासकों के द्वारा दी जाती थी। जागीरों से आय एकत्रित करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दिया गया। नगद धन देने के आदेश दिए गए, किंतु सैनिकों को वेतन के स्थान पर पहले की भांति भूमि प्राप्त होती रही। उसके समय वजीर का महत्व घट गया। नायब जैसा कोई अधिकारी न रहा, अर्थात नायब के पद को खत्म कर दिया गया। विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होगा कि नायब का पद बलबन को नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में दिया गया था और बलबन के काल में वह खत्म कर दिया गया। उसने ऐसे सैनिकों को जो सेवा योग्य नहीं थे पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। बलबन 40 साक दल का दमन किया एवं गुप्तचर विभाग की स्थापना की। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 सरदारों के दल को समाप्त किया। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय उसके गुप्तचर विभाग को था। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की या अमीरों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु बनाई गई। दीवाने आरिज विभाग की स्थापना। दीवाने आरिज विभाग सेना से संबंधित था। बलबन ने पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोलों के आक्रमण की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया। एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की। लौह और रक्त की नीति। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। बलबन शक्तिशाली शासक था तो था ही, साथ में विद्वानों का आश्रयदाता भी था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन दहलवी रहते थे। अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन शाहजादा मोहम्मद के संरक्षण के काल में शुरू किया था। बलबन की मृत्यु। बलबन 1286 में मृत्यु को प्राप्त करता है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पौत्र केकुकाबाद उत्तराधिकारी हुआ। यह एक विलासी कामुक व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रशासन अराजकता से ग्रस्त हो गया। राज दरबार अमीरों की उच्च महत्वाकांक्षाओं एवं संघर्षों की गिरफ्त में आ गया। अमीरों का एक गुट आरजे मलिक फिरोज जलालुद्दीन ने 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक केकुकाबाद की हत्या करके राज सत्ता अधिकृत करके खलजी वंश की स्थापना की। इस तरह तथाकथित दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो जाता है और 1290 में एक नया वंश स्थापित होता है जिसे हम खलजी वंश के नाम से जानते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ स्थापित हुई गुलाम वंश की परंपरा का अंत बलबन के बाद अल्पकालीन शासक केकुकाबाद